नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित और महफूज होंगे। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ने भी क्या किया है, अपना प्री का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट है कि उनका हमारा मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है। मैं भी आपको बता दूं कि सिर्फ अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ है, ठीक है। अभी कट ऑफ लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आई है। कट ऑफ आएगा, फिर एक मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका मेंस में फाइनल सिलेक्शन आपको पता चलेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि अभी हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जब रिज़ल्ट आएगा आपका, मेरिट कट ऑफ आएगी, तब आप इसका रिज़ल्ट आप फाइनली रूप से देख सकते हैं। तो ये तो बात की कहानी है, परंतु फिर भी मैं ऐसे विद्यार्थियों को ये संबोधित करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थियों के नंबर अगर 130 नंबर से ऊपर हैं, चाहे वो जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो, होना नहीं होना बात की चीज़ है, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर 130 नंबर अगर आपके हैं तो आप मेंस की तैयारी में आज से ही जुड़ जाइए। और इसी मेंस की तैयारी करने के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी हो और यूपीएससी का प्री जो 4 अक्टूबर को होने वाला है, इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए मैंने अभी हाल ही में एक पहल चालू की है, जो कि प्रदीप आईएएस एकेडमी द्वारा एक पेड ऑनलाइन ग्रुप चलाया जा रहा है। इस पेड ऑनलाइन ग्रुप में हम लोग मध्यकालीन भारत से इतिहास पढ़ना चालू करने वाले हैं। साथ ही और जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उनकी भी तैयारी हम साथ ही साथ करते चलेंगे। इस पेड ग्रुप में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, साथ ही साथ में यूपीएससी प्री के भी क्वेश्चंस यहीं पे आपको कराऊंगा कि जैसे हम कोई टॉपिक अगर यहाँ पे कर रहे हैं, उस टॉपिक से पिछले 20 साल में यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएस, मतलब जितने भी पीसीएस हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं, इन सभी की हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। ये सिर्फ पेड ऑनलाइन ग्रुप वालों के लिए ही होगा। ये आपको यूट्यूब में फ्री में ये वाला लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये पैड ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पैड ऑनलाइन ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको तुरंत वहाँ पे बता दी जाएगी। तो ये सारी मुख्यतः बातें हैं, इसलिए तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेंस की तैयारी के लिए जो लोग एमपीपीएससी मेंस की तैयारी में जो आज से भी लगेंगे, तो यकीन मानना 90 दिन आपके पास 120 दिन का टाइम है अभी। इस 120 दिन के अंदर आप आराम से अपनी स्टेट रैंक कंफर्म कर सकते हैं, अगर आप तैयारी को एक सही दिशा में अगर करना चाहते हैं तो। और उसी तैयारी को कराने के लिए मैंने आपके लिए ये पहल चालू की है। इस पहल में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यूपी के लोग, बिहार के लोग, ऐसे बहुत अलग अलग जगह से, मध्य प्रदेश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इस पहल में वो हमें बराबर सहयोग कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस पहल का हिस्सा बनने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी, उस डिटेल में आप नंबर में कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम मध्यकालीन भारत से। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने मध्यकालीन भारत से ही पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया। कारण समझ लीजिए, प्राचीन काल भारत का जो भी इतिहास था उसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब में एकदम फ्री में आपको अवेलेबल है। कुछ एक टॉपिक जो रह गए हैं, जो नहीं हो पाए हैं, वो आपको आगे मिल जाएंगे, उसकी आप बेफिक्र रहें। पर प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 90% मैंने इतिहास की पूरी वीडियो यूट्यूब के आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पूरी की पूरा प्राचीन भारत का इतिहास वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत से शुरुआत करने का दूसरा रीज़न भी ये है कि प्राचीन काल भारत वहाँ पे एक तो पहली बात पूरा हो गया है, कुछ एक जो रह गया है वो आपको आगे मिल जाएगा। अब जो मध्यकालीन भारत है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना होती है पीसीएस मेंस में और यूपीएससी में, क्योंकि हाल ही में यूपीएससी ने भी मध्यकालीन भारत से बहुत सारे प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि आधुनिक भारत से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते थे इतिहास के, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब कहीं से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। प्राचीन भारत से भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकालीन भारत से भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आधुनिक भारत से भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से नहीं आएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक बार यहाँ पे इस अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको एक पूरा की पूरा टॉपिक एक कहानी के रूप में याद रहे। अगर आपने उसका रिवीजन नहीं भी कर पाया तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्या होगा, यहाँ पे बराबर आपको ध्यान में रहेंगी, आपके दिमाग में रहेगी। कुछ ना कुछ तो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक आया 3 नंबर का, हो सकता है कि आपने अपने रिवीजन के टाइम में उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया, परंतु अगर आपको एक कहानी के रूप में, अगर आपने उसको इमेजिनेशन के रूप में अगर उसको पढ़ा है, तो यकीन मानना
आप उसको आराम से कुछ ना कुछ आप उसमें लिख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 3 में से आपको 3 नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर तो मिलेगा, 0 से तो बेहतर होगा। तो कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ दिमाग में मेमोराइज रहे, आपको दिल बिल्कुल याद रहे। अगर आप उसको थोड़ा सा जोर डाल के रिकॉल करोगे तो सारी चीज़ आपको याद आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें, आप एक नोट डाउन करते जाएं और सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली नोट्स बनाते जाएं, तो आपको ये आसान रहेगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये था मध्यकालीन भारत। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसे कि मैं आपको पहले एक लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है, जब भारत में मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म का स्थापना हो जाती है, उदय हो जाता है, तो यहाँ से मध्यकालीन भारत आपका स्टार्ट हो जाता है। परंतु क्या सिर्फ उतना ही जानना ज़रूरी है? तो उसके पहले, वो सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमको मध्यकालीन भारत में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। एक रोड मैप होता है ना, एक रोड मैप, आपके दिमाग में एक मैपिंग होती है। अगर वो मैपिंग आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सटीक रूप से बैठी है कि नहीं, हमें इसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद हमें ये टॉपिक पढ़ना है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो क्यूरियोसिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्यूरियोसिटी के साथ साथ आप हर एक टॉपिक के लिए आपके अंदर एक ललक रहेगी और आपको एक सीक्वेंस पता रहेगा कि किस सीक्वेंस से हमें पढ़ना है। तो ये सबसे पहले आज की पहली वीडियो में, आज जो 6 जुलाई का जो पेड लेक्चर की सबसे पहली वीडियो जो आपको मिल रही है, इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि मध्यकालीन भारत के अंदर उन कौन कौन से टॉपिक को आपके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से हमको पूरे एक स्ट्रेटेजी बना के चलना है, ठीक है। तो ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका सिलेबस है ये आज आपके सामने कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। प्राचीन काल के भारत में आपने देखा गुप्त साम्राज्य आपने पढ़ा, उसके पहले की बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, गुप्त साम्राज्य पढ़ा, उसके पहले आप उनके उदय के कारण पढ़ा और भी आपने शुरुआत से पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, भारत के अंदर स्थितियाँ बदलने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों का रहन सहन का तरीका बदलने लगा, लोगों का धर्म में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको मध्यकालीन भारत के अंदर में। लोगों का आपको क्या होगी, सांस्कृतिक कल्चर उनके बदल जाएंगे, लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से मध्यकालीन भारत के बीच में आपको देखने को मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं कि जब मध्यकालीन भारत यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब जब शुरुआती दौर होता है मध्यकालीन भारत का, तो उसे हम कहते हैं संघर्ष का युग। क्या कहते हैं इसे? संघर्ष का युग। क्यों संघर्ष का युग कह रहे हैं? क्योंकि इस समय में इस्लाम धर्म ने क्या किया है, भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, संघर्ष का युग कह रहे हैं। अब इस संघर्ष के युग में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। हर किताब में लगभग सब जगह आपको कहाँ से पढ़ाना चालू कर दिया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 AD से भारत में जिसका हमें देखने को मिलता है वजूद, तो यहाँ से मध्यकालीन भारत आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम एक्चुअल में आया कहाँ से था और ये है कहाँ की भला, ये कहाँ पे पहले राज करता था और इसने भारत में ही आके क्यों ये सारी चीज़ें की, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस्लाम का उदय, शुरुआत से देखेंगे। एक छोटी सी कहानी में आपको इस्लाम के उदय के रूप में बताऊंगा कि इस्लाम का वजूद कहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से धीरे धीरे करके इस्लाम यहाँ आता कैसे है भारत तक, और उस इस्लाम को प्रमोट करने में मोहम्मद बिन कासिम का क्या योगदान रहा है। ये देखिए, UPSC सवाल आपसे सीधे पूछ सकता है कि क्या मोहम्मद बिन कासिम का इस्लाम को प्रमोट करने में या इस्लाम के प्रचार प्रसार करने में कोई योगदान है अथवा नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इसमें टिप्पणी कीजिए। ऐसा एक मेंस का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, और इस्लाम का जब उदय हो गया तो कौन कौन से ऐसे वहाँ पे दिग्गज नेता थे, कौन कौन से ऐसे समाज सुधारक थे इस्लाम धर्म के, जिन्होंने भारत तक अपनी पहल पहुँचाई और बाकी पूरे देश में भी पहुँचाई। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको विश्व इतिहास में भी पढ़ाऊँगा, परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ी चीज़ें लिंक करके ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस्लाम का उदय देखेंगे, और जैसे ही इस्लाम का उदय होता है तो फिर मान के चलो आपके भारत में क्या हो जाएगा, अरबों का आक्रमण होगा। और भारत में अरबों का आक्रमण मतलब भारत में सबसे पहला इस्लामिक नेता, जिसने आक्रमण किया था वो कौन था, आपका मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी टाइमलाइन है 712 AD का मतलब आपको पता होगा आफ्टर दैट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी है, ठीक है ना। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आता है, कहाँ पे, भारत पे आक्रमण करता है।
है मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और उसकी पूरी पॉलिसी के बारे में कि क्या भारत के अंदर इसका आक्रमण सफल रहा, क्या इसके भारत के अंदर आक्रमण में असफल रहा, क्या क्या वजह थी सफल होने की असफल होने की, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से भारत में तुर्कों का आक्रमण, भारत में तुर्की आक्रमण। जैसे ही भारत में तुर्की आक्रमण होता है तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे गजनी वाला कॉन्सेप्ट आने लगता है। गजनी अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इस्लामिक धर्म के राजा वहाँ से पैदा हुए हैं। एक्चुअल में आप देखा जाए तो गजनी ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से इस्लामिक धर्म की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, फिर भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी वजह है। तो भारत में जैसे ही हम तुर्की आक्रमण पढ़ते हैं तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में। महमूद गजनवी जिसने 1001 से लेके 1027 AD तक अपना यहाँ पे क्या किया था, कार्यभार संभाला था, शासन किया था, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ 1175 से लेके 1206 के बीच में मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे अपना क्या शासनकाल किया था। आपको पता होगा महमूद गजनवी ये वही इंसान है जिसने 17 बार आक्रमण किया था भारत में। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था और 17वीं बार में इसने क्या किया था, पूर्ण रूप से सफलता हासिल भी कर ली थी। मोहम्मद गौरी के लिए भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको कि एक जनजाति द्वारा जब ये गजनी से वापस आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक खोखरा जनजाति द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, परंतु मैं आपको इनसे डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से ही हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान के गजनी वाले प्रदेश से। गजनी में वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ के राजा के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन सा एक राजा था जिसने यहाँ पे ये चीज़ें चालू की। फिर उसके बाद हम देखेंगे सुबुक्तगिन के बारे में। सुबुक्तगिन के बाद ही महमूद गजनवी आता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी होता है महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगिन के बारे में एक बार पेपर में पूछा गया है, UPSC के इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि सुबुक्तगिन का मोहम्मद गौरी के साथ संबंध क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब भारत के इतिहास में सुबुक्तगिन का कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु महमूद गजनवी से सुबुक्तगिन का ताल्लुकात है, इसलिए आपको थोड़ा सा सुबुक्तगिन के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी के मरने की, हत्या की वजह, क्यों मरा वो, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत में क्या क्या ऐसी चीज़ें की है, कौन सी अच्छी चीज़ें थी, कौन सी बुरी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। साथ ही साथ 1206 तक जब मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है, हत्या की जाती है एक्चुअल में उसकी, ठीक है ना, उसके पहले भी हम एक चीज़ साथ में लेके और पढ़ेंगे कि जिस समय इस्लाम धर्म अपनी चरम सीमा में भारत में प्रचार प्रसार कर रहा था, जिस समय भारत के अंदर इस्लाम धर्म फैल रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था, मतलब भारत में तुर्की आक्रमण हो रहे थे, भारत में अरबों का आक्रमण हो रहा था, उसी समय भारत में भी कुछ प्रांतीय राजवंश भी थे, छोटे छोटे राजवंश थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना स्थायित्व को, अपने वजूद को वहाँ पे क्या पाला। तो वो सारी चीज़ों को हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस समय इन लोगों ने भारत में आक्रमण किया था, ये तीनों दिग्गजों ने, उस समय ये वाले वंशजों के साथ, जो कि उत्तर भारत का राजवंश होता है और दक्षिण भारत का राजवंश होता है, तो उत्तर भारत के राजवंश में जितने भी राजवंश रहे होंगे, जितने भी वंश रहे होंगे, उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, इन मुस्लिम धर्म वाले लोगों के साथ, इन मुस्लिम शासकों के साथ, इनके बीच में कब इन्होंने लड़ाई की, कब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, किसने किसका राज हत्या लिया, किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंटरलिंक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बड़े बड़े युद्धों को देखने को मिलेगा। जैसे तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, प्रथम युद्ध, उसका द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी समय पढ़ने को मिलेंगी। तो फिर वहाँ से हम क्या पढ़ेंगे कि साथ ही साथ जिस समय इस्लाम धर्म के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, उसी के साथ साथ हम उत्तर भारत के राजवंश के बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तर भारत के राजवंश में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली अजमेर का चौहान वंश होता है, ये कन्नौज का जो एक गहरवाल वंश होता है जिसे राठौर वंश भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे आप, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, चंदेल वंश, सेन वंश, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मध्य प्रदेश का परमार वंश। तो यहाँ से हम परमार वंश पढ़ेंगे जिसमें आप भोज के बारे में पढ़ते
पढ़ते हैं, राजा भोज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये उत्तर भारत के राजवंश के बारे में हम यहाँ से इतनी सारी चीज़ें कवर करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि इनकी टाइमलाइन सब एक साथ ही है। 1206 के अंदर में आपको इनकी सारी टाइमलाइन देखने को मिलेगी, आगे पीछे थोड़ा देखने को मिलती है। इसी के साथ जब उत्तर भारत में राजवंश पैदा हुए, छोटे छोटे राजवंश पैदा हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत में ही आपको राजवंश देखने को मिलेंगे, दक्षिण भारत में भी आपको उतने ही राजवंश देखने को मिलते हैं, जिसमें से 1, 2, 3 राजवंश तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है। अगर दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में हम देखेंगे तो पांड्य राजवंश आपको देखने को मिलेगा, चोल मिलेगा, चेर मिलेगा, पल्लव वंश आपको देखने को मिलेगा, चालुक्य वंश आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MPPSC के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों, इनसे हमेशा प्री में, मेंस में हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये वीडियो आपके लिए ऑलरेडी पांड्य वंश, चोल वंश, चेर वंश के बारे में शुरुआती दौर से लेके इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कैसे मरे, इनकी सारी कंप्लीट एक लेक्चर चेल, पांड और चोल वंश के बारे में ये सारी वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लेना, अगर नहीं भी देखा होगा तो। फिर दक्षिण भारत के राजवंश में हम पढ़ेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में, जिसमें बादामी के चालुक्य केरल वाले साइड से पढ़ेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इनके बारे में हम यहाँ से फिर देखेंगे कि विक्रमादित्य कौन था, द्वितीय पुलकेशिन, द्वितीय प्रथम कौन थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये थे उत्तर और दक्षिण भारत के राजवंश। इनको हम क्या करेंगे, ये जो इस्लामिक धर्म के लोग यहाँ आते हैं, इनके बीच में जो संघर्ष होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इन दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा। इन दोनों के इंटरलिंक के साथ साथ हम देखेंगे कि भैया कौन कौन से युद्ध जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें हम एक उदाहरण के रूप में ले लें, ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान के एक होता है क्या, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार सीधे सीधे आपको 3 नंबर का पूछ लेता है, कई बार 3 नंबर 6 नंबर में आपको पूछता है। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन यहाँ पे क्या है, तराइन एक्चुअल में एक मैदान है, मैदान का नाम होता है तराइन, और उस मैदान में लड़ाई होती है। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी के बीच में ये झड़प होती है। तो पहले युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान तो जीत जाते हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं जीतते हैं, कहने का मतलब वो है ना। उसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी हारने के बाद वो भाग जाता है, फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध करता है, फिर से पूरी तैयारी से आता है। जिस समय तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उस समय मोहम्मद गौरी लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ आता है, पूरी तैयारी करके। और साथ ही साथ इसमें क्या करता है, 150 वंश ऐसे होते हैं जिनको वो अपने साइड कर लेता है। भारत के ऐसे 50 राजपूत वंश होते हैं, छोटे छोटे वंश होते हैं, मोहम्मद गौरी उन सबसे संधि करके अपने साइड कर लेता है। तो 1,20,000 सैनिक प्लस 150 राजवंश छोटे छोटे जो कि पहले से ही भारत में मौजूद हैं, उन सभी को मिला के ये अपनी एक बहुत बड़ी सी सेना तैयार करता है। और फिर इसका होता है युद्ध किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसको बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मतलब कहानी के रूप में आपको याद होगा, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंश हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी समझिएगा। मोहम्मद गौरी के बाद में डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत आती है, परंतु हम दिल्ली सल्तनत में डायरेक्ट नहीं जंप करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोहम्मद गौरी की जो हुई थी, यहाँ पे मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी किसके द्वारा, खोखरो जनजाति द्वारा। खोखरो जनजाति एक कैसी छोटी सी उपजाति समूह था उस वाले क्षेत्र में, सिंध वाले प्रदेश वाले क्षेत्र में, जो कि अभी हाल ही में कहाँ है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो ये जब गजनी से वापस आता है अपने यहाँ पे, खोखरो जनजाति द्वारा क्या होता है, एक विद्रोह कर दिया जाता है इस क्षेत्र में। अब जब विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, भारत वाले क्षेत्र को जीत लिया था, जीतने के बाद उसने वो अपने गजनी वाले प्रदेश वापस चला गया, अफगानिस्तान फिर वापस चला गया। परंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि खोखरो जनजाति द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा विद्रोह किया जा रहा है, तो फिर वापस आता है वो इस विद्रोह को दबाने के लिए। जैसे ही वापस आता है तो यहाँ पर विद्रोह दबाने के साथ साथ वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें नई करता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, बहुत सारी हत्याएं होती हैं। और जब ये वापस जा रहा होता है, फिर से कहाँ पे, गजनी जब वापस जा रहा होता है, तो झेलम नदी के पास में वहाँ पे क्या होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि हाल ही में कहाँ पे है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो ऐसी एक पूरी कहानी है इनकी, बहुत बढ़िया, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कंप्लीट रूप से सिलेबस देखना है। तो मोहम्मद गौरी की 1206 में हो जाती है हत्या खोखरो जनजाति द्वारा। अब होता क्या है, मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। गजनी जो कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, वहाँ पे भी इसका साम्राज्य था। सिंध वाले क्षेत्र में, भारत के उत्तर वाला आता, अगर आप उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो सिंध वाला प्रदेश जो है, अगर आपने पहले की वीडियो देखा होगा तो आपको बखूबी बहुत अच्छे से पता होगा कि सिंध वाला प्रदेश कौन सा है, सिंध क्षेत्र कौन सा है। तो उस वाले प्रदेश में भी इसका एक राज्य था और भारतीय क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी कुछ राज था।
तो जैसे ही मोहम्मद गौरी की हत्या होती है तो इसका जो साम्राज्य होता है वो कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, 3 हिस्सों में बढ़ता है। 3 हिस्सों में कैसे बढ़ता है कि जो गजनी वाला प्रदेश होता है, गजनी जो कि अफगानिस्तान में होता है, वहाँ पे इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन, ताजुद्दीन याल्ता। ताजुद्दीन याल्ता क्या करता है, क्योंकि उस समय वो वहाँ का वो राजा बन जाता है ताजुद्दीन याल्ता गजनी वाले क्षेत्र का, तो मोहम्मद गौरी का पूरा की पूरा साम्राज्य गजनी वाले क्षेत्र का किसके अंदर आ जाता है, ताजुद्दीन याल्ता के अंदर आ जाता है। उसके बाद साथ ही साथ सिंध वाले क्षेत्र में अगर देखेंगे आप तो सिंध वाले क्षेत्र में इसका जो साम्राज्य होता है मोहम्मद गौरी का, वो किसके अंदर आ जाता है, नसरुद्दीन कवाचा के अंदर। तो नसरुद्दीन कवाचा उस वाले क्षेत्र का क्या बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है भारत का, तो भारत में जो क्षेत्र मोहम्मद गौरी का था, जितने क्षेत्र को उसने जीता था, उसका एक गुलाम होता है। दरअसल ये इसका उत्तराधिकारी नहीं होता है, ये गुलाम होता है, सेवक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेवक होता है। तो ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बनता है भारतीय वाले क्षेत्र का, जहाँ पे मोहम्मद गौरी का क्या था, राज था। तो भारत वाले क्षेत्र का अब उत्तराधिकारी कौन बन जाएगा, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही इस वाले क्षेत्र का क्या बनता है, राजा बनता है, तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी किसकी, गुलाम वंश की। गुलाम वंश जैसे ही शुरुआत होता है आपका 1206 से आपका गुलाम वंश शुरुआत हो जाता है 1206 AD से, और यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगी आपकी दिल्ली सल्तनत, और यहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत के पूरे साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश के अंदर भी हम कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे, और पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत जब यहाँ से शुरू होती है तो अंत तक हम यहाँ से पहुँचेंगे कहाँ तक, लोधी वंश तक, इब्राहिम लोधी तक, जब बाबर उसकी हत्या करेगा। तो ये पूरी दिल्ली सल्तनत तक की एक पूरी कहानी रहती है। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से वंशजों को हमें पढ़ना है, कौन कौन से राजाओं महाराजाओं को पढ़ना है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत सबसे पहले होती है गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में उसको क्या मिल जाता है, उसका पूरा राजवंश मिल जाता है। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शासक मिलेंगे आपको, बहुत सारे, एक एक वंश में 4-4, 5-5 शासक हुए हैं। तो जब हम इसकी पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे, जैसे गुलाम वंश के अंदर देखें तो 11 शासक रहे हैं, अगर खिलजी वंश के अंदर देखें तो 5-5 शासक ऐसे रहे हैं, तो इनकी सबकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत हमारी 1206 में स्टार्ट हो जाती है, 1206 से लेके 1526 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक चलती है, 1206 से लेके 1526 तक कहाँ तक चलती है, इब्राहिम लोदी तक। जब बाबर इब्राहिम लोदी की मृत्यु कर देता है तब तक दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व रहता है। तो ये इस टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत का पूरा टाइम होता है, जिसके अंदर हम किसे पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का क्या किया है, निर्माण कराया है ये। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम 11 शासकों के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश में हम 5 शासकों के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इब्राहिम लोधी के बारे में आपने सुना होगा। तो इन सभी को हम इस टाइम पीरियड के अंदर हम पढ़ते हैं, किसमें, दिल्ली सल्तनत के अंदर में। अब आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी राजवंश के बारे में या किसी भी सल्तनत के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यूपीएससी ज़्यादातर वहाँ से उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्थिति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने लगाए हैं, चाहे पीसीएस के लगाए हों चाहे यूपीएससी के लगाए हों, तो आप उठा के देख लीजिएगा कि जैसे खिलजी वंश के अंदर आपने जिस समय खिलजी वंश चल रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में भारत की प्रशासनिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन की आंसर राइटिंग भी यहीं ही कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके आंसर आपको कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम कितने राजवंश पढ़ते हैं, 5 राजवंश पढ़ते हैं। कई बार इंटरव्यू में सीधे सीधे पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने राजवंश या कितने हम वंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पर कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं। तो ये 5 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के समय की प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में इन सभी राजवंशों के अंतर्गत चलते हुए इन सारी चीज़ों को भी हम इसकी प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति, इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से क्या होता है, पहले इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश होता है लोधी वंश। जैसे ही इब्राहिम लोधी की यहाँ पे कहानी आप सुनेंगे तो इब्राहिम लोधी का बाबर के साथ होती है झड़प। बाबर वही अकबर के दादा।
तो ये बाबर जैसे ही इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है तो वहाँ से नींव पड़ती है किसकी, मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या होगी तो मुग़ल साम्राज्य यहाँ से शुरुआत हो जाता है। परंतु यहाँ पे बीच में कुछ एक चीज़ें छोड़ देते हैं लोग, और वही जो चीज़ छोड़ देते हैं वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ से सीधे लोदी वंश के बाद मुग़ल साम्राज्य नहीं पढ़ेंगे, इसके बीच बीच में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही ये टाइम पीरियड जब चल रहा था तो बहुत सारे संत कवि भी पैदा हो गए, उनने बहुत सारी विचारधाराएँ भी दी, जिनसे बहुत सारे लोगों ने तो अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। जो मुस्लिम था उसने दूसरा धर्म अपना लिया, जो हिंदू था उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो ये सारी चीज़ें इसके दौरान ही हुई हैं, तो हमको पहले वो सारी चीज़ें भी पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन। इसे सूफी और भक्ति आंदोलन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने से पहले। तो सूफी और भक्ति आंदोलन के अंदर अगर हम देखें तो उसके दो पार्ट बनते हैं, एक सूफी आंदोलन बनता है, एक भक्ति आंदोलन बढ़ता है। सूफी आंदोलन के अंदर हम सूफी आंदोलन, चिश्ती सिलसिला हो गया, सोहरावर्दी सिलसिला हो गया, कादरी हो गया, नक्शबंदी सिलसिला हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम फिरदौसी संप्रदाय हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर भक्ति आंदोलन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, अलवार शाखा के बारे में पढ़ेंगे, नयनार शाखा के बारे में पढ़ेंगे, सगुण शाखा के बारे में पढ़ेंगे, निर्गुण शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ये जो भक्ति आंदोलन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इंटरव्यू में भी अगर आपसे आपका इतिहास अगर वैकल्पिक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपसे यहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन के समय पे ही आप देखेंगे मीराबाई हो गई, कबीर, रैदास, संत, इस टाइप के जितने भी लोग थे ये सब इसी टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर उनकी रचना बड़ा इफेक्ट करती हैं लोगों के अंदर, ये सारी चीज़ें उनकी विचारधारा हो गई, उन्होंने लोगों को क्या उपदेश दिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो जिसकी ये 4 प्रकार की शाखाएँ होती हैं, इन चारों की चारों शाखाओं के अंदर हम उसको क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड के दौरान मतलब 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में कुछ एक छोटे छोटे राजवंश और आते हैं, और वही राजवंश भी आपको 3-3 नंबर के अंदर देखेंगे। अगर आपने पिछले साल का पीएससी का पेपर देखा होगा, एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी के अंदर आप देखेंगे आपको उसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पूछा है, कर्ण वंश के बारे में आपसे पूछा है वहाँ पे। तो ये छोटे छोटे राजवंश है, बड़े राजवंश नहीं है, प्राचीन भारत के राजवंश है ये, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये 3-3 नंबर में आपको ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा ना हो कि प्रांतीय राजवंश के अंदर आपसे ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य के बारे में पूछ ले, तो हम उनको भी कवर करेंगे, और 3 नंबर के क्वेश्चन में उनको लिखना कितना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जिसमें हम पढ़ेंगे 14 से लेकर 16वीं शताब्दी के अंदर जो प्रांतीय राजवंश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहमनी साम्राज्य मिलेगा, बरार क्षेत्र के। एक्चुअल में इसको पहले ऐसे समझो आप कि जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे गुजरात हो गया, तो गुजरात का राजा ही वहाँ उस गुजरात का साम्राज्य कहलाएगा। मतलब जिस गुजरात क्षेत्र की आज हम बात कर रहे हैं, तो पहले वो क्या कहलाता था, गुजरात साम्राज्य कहलाता था, राजवंश कहलाता था, ऐसे होता था। तो बहमनी साम्राज्य बरार हो गया, अहमदनगर हो गया, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, जौनपुर जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, कश्मीर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कश्मीर वही है, राजा हरि सिंह वाली रियासत है, इसके पूर्वजों की कहानी हम इस वाले क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। साथ ही साथ इस समय की स्थितियाँ को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इस समय जब ये राजवंश चल रहे थे, साथ ही साथ भक्ति और सूफी आंदोलन भी चल रहे थे, तो उस समय लोगों के बीच में धारणाएं क्या क्या चल रही थी, किन किन चीज़ों के प्रति लोग जागरूक हो चुके थे और किन किन चीज़ों के प्रति लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, उन सारी स्थितियों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। लोगों का रहन सहन कैसा था, स्त्रियों की दशा क्या थी, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, पशुओं की क्या दशा थी, वहाँ पर धार्मिक आस्थाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है, विजयनगर साम्राज्य। ये तो आप लिख के ले लीजिए, एमपीपीएससी का तो सबसे चुनिंदा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। मेंस में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जीएस फर्स्ट पेपर के अंदर आपको, ठीक है, जहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे हम पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हुए हैं उन सभी शासकों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि किस शासक ने यहाँ पे क्या किया है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसकी स्थिति, वही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन सारी स्थितियों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्णन करेंगे।
अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि लोधी वंश यहाँ पे ख़त्म हुआ। लोधी वंश के साथ ही साथ मतलब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर की कहानी ही है ये। अगर आप देखो ये यहाँ से 1206 ईस्वी चल रही है, मतलब यहाँ पे कौन सी सदी चल रही है आपकी, 11वीं शताब्दी चल रही है। ये 1526 चल रहा है, मतलब यहाँ पे आपकी 14वीं शताब्दी चल रही है। तो ये देखो 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में भी ये आपको चीज़ें पढ़ने को पड़ेगा, और ये 11 से लेकर 14 शताब्दी के बीच में भी आपको ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद लोधी वंश में हम फिर से आते हैं। तो लोधी वंश में इब्राहिम लोधी की हत्या करके जैसे ही बाबर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू करता है, तो उस समय फिर आप क्या करना, पढ़ना चालू कर देते हैं। लोधी वंश के बाद आप मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे कर देते हैं। तो 1526 से लेके आप क्या पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे, उसका बेटा शाहजहाँ पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य के अंदर पढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम मुगल साम्राज्य के अंदर हमें किनको किनको पढ़ना है और किनको किनको नहीं पढ़ना है, और क्या हमारे सिलेबस के अंदर है। अब जैसा कि आपने देखा कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब से हो जाती है, 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जो कि बाबर करता है। अब बाबर जैसे ही मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा तो 1526 से पूरा मुगल साम्राज्य शुरू होगा और औरंगजेब तक 1707 तक रहेगा। दरअसल यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य नहीं माना जाता, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक ये मुगल साम्राज्य माना जाता है। परंतु कहाँ पे मुगल साम्राज्य क्या होता है, प्रभावशाली नहीं रह जाता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बड़ा मतलब रोचक तथ्य रहता है। यहाँ पे जानने में भी बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। तो ये मुगल साम्राज्य के अंदर हम किनको किनको देखेंगे, बाबर को देखेंगे जिसने 1526 से लेके 1530 तक इसने अपना राज किया। ये टाइमलाइन आप ध्यान रखें, ठीक है ना। हुमायूं हो गया, शेर शाह सूरी हो गया। अब शेर शाह सूरी को मैंने बीच में यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया है ये पहले आप समझ लीजिए। जबकि ना तो शेर शाह सूरी जो है ना तो हुमायूं का लड़का है, ना ही उसका कोई मतलब उसके पारिवारिक संबंध उसके कहीं से कहीं तक नहीं है। ये इसका सेनापति रहता है, इसके राज दरबार में काम करने वाला बंदा रहता है। परंतु अकबर के पहले मुगल साम्राज्य की सत्ता को चलाने वाला इंसान शेर शाह सूरी था। ये एक्चुअली पॉइंट की बात है, और यही चीज़ आपसे इम्पोर्टेंट में इंटरव्यू में आपसे पूछ ली जाती है कि हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना, ये पूछ लिया जाता है। 99% लोग अकबर जवाब दे देते हैं, जबकि वो जवाब गलत होता है। शेर शाह सूरी उसका क्या होता है, जवाब होता है। शेर शाह सूरी इसलिए बनता है क्योंकि उस समय अकबर राजा बनने की कंडीशन में होता ही नहीं है, छोटा रहता है, नादान होता है। तो इसलिए शेर शाह सूरी क्या करते हैं, यहाँ पे 1540 से लेकर 1545 तक यहाँ पे क्या करते हैं, मुगल साम्राज्य की सत्ता चलाते हैं। उसके बाद अकबर देखो आप, अकबर कब बना है राजा, 1556 में बना है, ठीक है ना। 1556 में जब इसकी मृत्यु हुई है, उसके बीच में 1540 से लेकर 1545 तक एक बार इसके अंदर बागडोर आती है, शेर शाह सूरी के हाथ में आती है। फिर अकबर जैसे यहाँ पे 1556 से 1605 तक अकबर का राजकाल देखने को मिलेगा। जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे हम, शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे हम, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनकी सारी की बात में पढ़ेंगे। अब औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य यहाँ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रभावशाली नहीं रह जाता है, हाशिए में चला जाता है। क्यों चला जाता है, इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कौन, अंग्रेज। क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों का वर्चस्व कायम होने लगता है कहाँ पे, भारत के अंदर में। मतलब विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है यहाँ पे। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा मध्यकालीन भारत में भी जाएंगे, देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड में कब कब अंग्रेज कैसे कैसे आए। तो जैसे जैसे अंग्रेज यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य, एक्चुअल में मुगल साम्राज्य कहाँ चला जाता है, हाशिए में चला जाता है। ये बात अलग है कि उसका मुगल साम्राज्य को जोर ज़बरदस्ती करके लोगों ने घसीटा, उसके शासकों ने घसीटा, परंतु मुगल साम्राज्य जैसा पहले था वैसा औरंगजेब के बाद में वैसा नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद का जो काल होता है वो उत्तर मुगल साम्राज्य कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। मुगल साम्राज्य नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, उत्तर मुगल साम्राज्य कहलाता है, जिसमें औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र जो होते हैं प्रथम, वो फिर बागडोर संभालते हैं। जहांदार शाह होता है, फरुखसियार होता है, मोहम्मद शाह रंगीला। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेगा आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। अहमद शाह हो गया, आलमगीर हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अकबर द्वितीय हो गया, और बहादुर शाह द्वितीय, जिसकी टाइम पीरियड 1837 से लेकर 1862 तक। अब आप देखिए 1707 में होती है किसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु होती है, जबकि 1862 तक
उत्तर मुगल साम्राज्य चल रहा है। उत्तर मुगल साम्राज्य 1862 तक चल रहा है। मतलब लगभग 150 वर्ष का फर्क मिल रहा है भैया आपको देखने को, 150 वर्ष तक। तो ये जो 150 वर्ष जो होते हैं ना, अंधकार टाइप का जो युग होता है जिसमें मुगल साम्राज्य को नहीं माना जाता है, जिसे उत्तर मुगल साम्राज्य कहा जाता है, तो ये 150 वर्ष के अंदर ही आपको उत्तर मुगल साम्राज्य देखने को मिलता है। और यही वो टाइम पीरियड होता है जिस समय अंग्रेज पूरी की पूरी बागडोर अपनी भारत के अंदर जमा लेते हैं। नहीं तो औरंगजेब के रहते तक अंग्रेजों ने भारत के अंदर पूर्ण रूप से अपना अधिकार नहीं जमाया था। ये बात आपको पता है, क्योंकि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आ गए थे, और 1600 ईस्वी में जैसे अंग्रेज भारत आ गए थे, जबकि उस समय तो औरंगजेब का शासनकाल था, परंतु उस समय उनको भारत में अपने पैर जमाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी औरंगजेब के टाइम तक। पर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर प्रथम जब जैसे ही शासन में आते हैं, तो अंग्रेज़ों को फिर उनसे क्या मिलने लगता है, काफ़ी कुछ अंग्रेज यहाँ पे अपना शासन जमाने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों को आराम से सरेंडर कर लेते थे वो। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, साथ ही साथ हम देखेंगे मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उस समय की दशाओं के बारे में हम पूरा वर्णन देखेंगे। और ये था उत्तर मुगल साम्राज्य। उत्तर मुगल साम्राज्य में जिन जिन राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3-3 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको जब मेंस की आंसर राइटिंग आप करते हैं 6 नंबर के लिए, 15 नंबर वाले आंसरों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर इनको मैंसन करना जरूरी होता है। फिर इसके बाद जिस समय औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, उस समय एक साम्राज्य और पैदा हो रहा था भारत के अंदर, और वो था मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य 1627 से लेके 1818 तक आपको मराठा साम्राज्य देखने को मिलेगा, जिसमें आप बाजीराव, पेशवा, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मराठा साम्राज्य के साथ पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा मुगल साम्राज्य के साथ में, कि कौन ने कब कब कैसा कैसा युद्ध किया है, ये आपको पता होना चाहिए मराठा साम्राज्य के साथ और ये इनके साथ। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे ही उत्तर मुगल काल चल रहा होता है, तो उस समय छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या होता है, छोटे छोटे राजवंश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं कि अब हम मतलब मुगल साम्राज्य के अंदर में नहीं रहेंगे, हमारा खुद का शासन रहेगा। ऐसे छोटे छोटे राजा वहाँ पे बन जाते हैं। तो उन राजाओं के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, जिसमें से आपका एक अवध में एक देखने को मिलेगा, राजपूत मिलेगा, जाट मिलेगा, मैसूर मिलेगा, रोहिलखंड मिलेगा, हैदराबाद रियासत मिलेगी, कर्नाटक, पंजाब, इन सभी के बारे में आपको क्या होता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत का पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम। मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है एक्चुअल में यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए, जो भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद शुरुआत होती है हमारी आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की सीरीज़ जब हम चालू करेंगे तब देखेंगे। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1857 से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि इसके बाद तक भी बहादुर शाह जफर जिंदा रहते हैं। 1857 के बाद में भी बहादुर शाह जफर होते हैं, क्योंकि वो 1862 में उनकी मृत्यु होती है। किसकी? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु। परंतु 1857 से ही आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है, ये आपको मुख्य रूप से पता होगा। और यहीं से आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और यहीं से आपके आधुनिक भारत भी शुरुआत हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आधुनिक भारत का। इसी कारण से एग्जाम में आधुनिक भारत आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत में आपकी पॉलिटी भी आपको देखने को मिलती है, इतिहास भी आपको देखने को मिलता है, आधुनिक भारत भी आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पर देखने के लिए। तो ये था कंप्लीट रूप से आपका क्या पाठ्यक्रम, सिलेबस, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट जो कि मुझे शायद आपसे कर लेनी चाहिए। क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें करने के लिए, कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आप पहले समझ लीजिए ताकि आप प्रिपेयर रहें उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे ही हम मध्यकालीन भारत में जैसे हम इस्लाम का उदय पढ़ रहे हैं, इस्लाम का उदय के साथ साथ जैसे ही हमने देखा कि भारत में अरब का आक्रमण हुआ और तुर्कों का आक्रमण हुआ, जैसे ही वो एक कंप्लीट टॉपिक पूरा आपका ख़त्म होगा, उसी टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से संबंधित पिछले 20-25 साल के अंदर में किन किन एग्ज़ामों में कौन कौन से क्वेश्चन बन के आए हैं। ना सिर्फ पीसीएस में, भले ही वनडे एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एसआई के पेपर में आया हो, चाहे वो यूपी एसएससी के पेपर में आया हो या एसएससी के अंदर आया हो, जो भी पेपर के अंदर में वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस भी कराऊँगा टॉपिक के ख़त्म होने के बाद।
मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में या हमारे पैड वाले ग्रुप में, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और उस टॉपिक से संबंधित मेंस में क्या क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊंगा। मेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम तो ये भी देखेंगे कि उसकी आंसर राइटिंग एक्चुअल में करनी क्या है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो उस 3 नंबर के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट हमको लिखना चाहिए, और हम यहाँ पे लिखेंगे भी उन सारी चीज़ों को। तो हमारे पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके का होगा। तो इस हिसाब से आप अपने आप को पूर्ण रूप से प्रिपेयर कर लें, और इन टॉपिकों से संबंधित जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, मुगल साम्राज्य चल रहा है, कुछ एक क्वेश्चन अगर मुझसे आगे पीछे हो जाते हैं कि जैसे कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाया, परंतु आपके जहन में, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन है कि सर मैंने ऐसा एक पेपर दिया था जिसमें मुगल साम्राज्य से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो इसका जवाब क्या होगा। तो जैसे ही आप पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे तो पहली बात तो वो जवाब आपको आसानी से बन जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं बनता है या फिर आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे क्या करें, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या वीडियो के कॉमेंट में कर देना आप मैसेज, उसका जवाब विथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि इसका जवाब ये क्यों है, साथ ही साथ उसके अन्य ऑप्शनों के बारे में क्या क्या आंसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप अपने आप को पूर्ण रूप से प्रिपेयर करके रखें बेटा, ताकि आपको हर वो चीज़ बनना भी चाहिए और आसानी से समझ में भी आना चाहिए और आप मन से लिख सकें, ये सारी चीज़ करना है। तो इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसको एक बड़े से चार्ट में आप बढ़िया अच्छे रूप से बना लें, लिख लें और इसको अपनी दीवार में चिपका भी लें, ताकि आपको पता रहे कि मध्यकालीन भारत के अंदर में मुझे ये चीज़ पढ़ना है। जिस समय आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे उस समय आप उसको क्या करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे कि हाँ मैंने मध्यकालीन भारत के अंदर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। जब वो टॉपिक आपके पढ़ के हो जाएंगे, आँख में आपको दिखेगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैंने इतना तो पढ़ के रखा हुआ है कि मेरा प्राचीन भारत कंप्लीट है, साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में मेरे ये टॉपिक हो गए हैं। उन टॉपिक से फिर हम क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस हिसाब से, ठीक है। तो ये थी आज का पहली लेक्चर आपके पैड ग्रुप वालों के लिए। ओवरऑल आपका सिलेबस था कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कल जो आपको लेक्चर मिलेगा वो पहला लेक्चर मिलेगा। हर एक लेक्चर में लगभग आपको एक एक पूर्ण रूप से एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा और उसके क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें, बिल्कुल मन लगा के करें। आंसर राइटिंग आप करना कल से चालू कर दीजिएगा, पहले दिन से ही हम आंसर राइटिंग करना चालू कर देंगे। और पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन आप बिल्कुल ना लें, आप इत्मीनान से घर में बैठ के पढ़ें। यहाँ पर हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको वहाँ पर अपने तरीके से पढ़ाई करना होगा। बस आप पूर्ण रूप से साथ दीजिएगा हमारा। डेली आप कंसिस्टेंसी रूप से कंटिन्यू वीडियो देखें, कंटिन्यू आप लेक्चर को फॉलो करें, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक लेक्चर देख ली उसके बाद 4 दिन बाद आप देखोगे तो आपके सामने प्रेशर बन जाएगा। 4 दिन के लेक्चर हो जाएंगे, 4 घंटे के लेक्चर, मतलब 4 दिन में 1 घंटे के लेक्चर 4 घंटे के एक साथ हो जाएंगे, तो फिर वो लंबा टाइम पीरियड बन जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि डेली की डेली आप इन चीज़ों को कर लें और उन चीज़ों से हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहें आप द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।